हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और ताजा खबर यह है कि बाढ़ ने केदारनाथ धाम को बुरी तरह तबाह कर दिया है। यहां मंदिर को छोड़ कुछ नहीं बचा है। विकराल लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हम फिर दिखाएंगे वीडियो की तस्वीर। जो पहली तस्वीर आ रही है हेलीकॉप्टर से ली गई, केदारनाथ में मची तबाही का पहला वीडियो एनडीटीवी पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के इस वीडियो से मालूम पड़ रहा है कि बड़े पैमाने पर बर्बादी के निशान हैं। वहां पर करोड़ों की आस्था का केंद्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सुरक्षित है, लेकिन मंदिर परिसर में पानी और मलबे का ढेर लगा है और आसपास ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सब कुछ तबाह हो चुका है। पास के इलाके में कम से कम 50 शव देखे गए हैं। आसपास बने ढांचों में से अधिकतर गायब हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में ये इलाका पानी में डूबा हुआ है या आसपास से बिल्कुल टूटा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे यात्री, जो श्रद्धालु जो दुनिया भर से आते हैं, वो लापता हैं। उत्तराखंड सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि केदारनाथ यात्रा शुरू होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे अगर दोबारा इसे शुरू करना हुआ। साथ ही राहत और बचाव दल को काफ़ी वक्त लगेगा। सूत्रों का कहना है कि बाढ़ में तबाह कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने में अभी हफ्तों लगेंगे। तो ये पहली वीडियो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं। ये जो सब कुछ हरा दिख रहा है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ों से सैलाब नीचे उतरा, घाटी में बना हुआ है, इन्हें 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है। केदारनाथ का मंदिर और मंदिर परिसर के कुछ इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा और आसपास बस्ती बसी हुई है जहां बाजार और मकानों की रौनक होती है। होटल हैं या यहाँ पर खच्चर की मदद से लोग पहुंचते हैं, छोटे घोड़ों, स्थानीय घोड़ों के ऊपर बैठकर, या तो इस तरह वो सब कुछ तबाह हुआ है। मंदिर खड़ा हुआ, लेकिन आसपास जो घर हैं वो या तो टूट गए हैं या वहाँ लोगों को नुकसान हुआ। कम से कम 50 शव लोगों ने देखे हैं। हज़ारों की संख्या में यात्री या तो लापता हैं या फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में उत्तराखंड के। और केदारनाथ में ये हालत और बदतर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील बहुगुणा, जो इस इलाके को अच्छे से जानते हैं। सुशील, आप इस वीडियो को देखकर क्या क्या हमें बता पा रहे हैं? ओवर टू यू। महराज, असल में ये जो वीडियो है ये इस तबाही की पूरी तस्वीर हमारे सामने खींच रहा है कि किस तरह से केदारनाथ इलाके में उस दिन खास तौर पर जहां केदारनाथ मंदिर है वहां पहाड़ी के पीछे से सैलाब आया और उसने आसपास की घाटी के एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे, हालांकि केदारनाथ मंदिर एक बड़ी सुरक्षित जगह पर माना जाता है। पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स इस तरह के होते थे वो लगभग ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे जहां आपदाएं ना आए, लेकिन केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे से इस बार एक आपदा आई है सैलाब के तौर पर, और उसने केदारनाथ मंदिर के आसपास बने एक बहुत बड़े इलाके को, जहां काफी निर्माण हो रखा था, काफी ज्यादा संख्या में पिछले कुछ सालों में इमारतें, मकान, लॉज, होटल बन गए थे, उसको अपनी चपेट में ले लिया और उन सबको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ी। तो इस दौरान वहां जितने लोग रहे होंगे, खासतौर पर ये बताया जा रहा है कि सुबह 6:55 के करीब जो पहला बड़ा सैलाब वहां आया, सुबह 6:55 वो वक्त है जब कुछ लोग वहां सो रहे होंगे, कुछ लोग वहां जगे हुए होंगे, कुछ लोग मंदिर में होंगे। उस समय वो सैलाब आया होगा तो लोगों ने भागने की कोशिश की होगी। कितने लोग भाग पाए होंगे, कितने नहीं, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आसपास भागने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है और है भी तो वो टेरेन ऐसा है जिसमें कि आमतौर पर जो तीर्थ यात्री हैं वो दौड़ करके बहुत दूर, बहुत जल्दी नहीं जा सकते। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर है उसी केदार घाटी की है जहां पर केदारनाथ का ये मंदिर है, और उसके ठीक आगे जो रास्ता नीचे गौरीकुंड की तरफ जाता है उस रास्ते में भी काफी तबाही हुई है। वो रास्ता आगे जाकर के पूरी तरह से कट गया है, यानी उस रास्ते में उस वक्त जो तीर्थ यात्री रहे होंगे वो हो सकता है कि उस लैंडस्लाइड के साथ नीचे बह गए हों। आगे रामबाड़ा में करीब 7 किलोमीटर आगे रामबाड़ा में दूसरी बड़ी जगह है जहां पर लोग टिकते हैं, वहां सराय है, होटल, लॉज बन गए हैं पिछले कुछ सालों में। वो भी इस पूरी तबाही की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि रामबाड़ा भी लगभग खत्म हो गया और रामबाड़ा में भी 1000-1500 के करीब लोग एक बार में रुक सकते हैं। वहाँ इतना इंतजाम पिछले कुछ सालों में हो गया है। उसमें से कितने लोग सुरक्षित निकल पाए ये बता पाना अभी मुश्किल है, इसीलिए तबाही की असली तस्वीर सामने नहीं आ रही है। हालांकि देखने में हम वीडियो में अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, और यही वजह है कि राहत और बचाव में लगे लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग इसका शिकार हुए होंगे। महराज, मैं एक खास बात ये बता दूं कि ये पूरा इलाका ऐसा है जो एक रिजर्व बायोस्फीयर है। यहाँ पर
अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। केदारनाथ घाटी रिजर्व घाटी है जहां पर कि बहुत ज्यादा ध्यान पर्यावरण का रखा जाना चाहिए नियमों के हिसाब से, लेकिन केदारनाथ मंदिर के आसपास और पूरे रास्ते में इतना ज्यादा अतिक्रमण है कि किसी न किसी दिन ये होना ही था। गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा तमाम नदियां अपना इलाका रिक्लेम कभी न कभी करती, क्योंकि ये उनकी घाटी है जो सदियों से, हजारों लाखों साल से बनती हुई आई है। तो अगर आप इसका अतिक्रमण करेंगे तो किसी न किसी दिन प्रकृति उसको रिक्लेम करेगी। तो ये वही फ्लड प्लेन है पूरा नदी का, और उसको बड़ी बड़ी नदियों की छोटी सहायक नदियों का, मंदाकिनी का, जो इस बार सैलाब की शक्ल में हमें नजर आया। तो ये अवैध अतिक्रमण इसका एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, पर्यावरण के साथ लगातार होने वाला खिलवाड़, जिसकी वजह से आसपास की चट्टानें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि पानी की धारा उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है। सड़कें बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए जिस तरह से अंधाधुंध डायनामाइट का इस्तेमाल होता है, उससे पहाड़ी के आसपास दूर दूर तक चट्टानें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि किसी भी बड़ी आफत में वो टिक नहीं पाती। इस तरह की बड़ी बारिश हो, बड़ा सैलाब हो, बादल फटना हो या फिर बड़ा हिमपात हो, उस सब के दौरान ये चट्टानें टूटती हैं और नीचे इस तरह का एक बड़ा हादसा शक्ल ले लेता है। बहरहाल सुशील की बात में हम जोड़ना चाहेंगे कि वो कतई ये नहीं कह रहे हैं कि पर्यावरण के खिलाफ कुछ भी गलती होने की वजह से ये पूरी बाढ़ आई है, उसके वजह अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई। लेकिन सुशील एक बात जो बता रहे हैं कि नुकसान कम हो सकता था अगर बहुत सारी जगह पर ये अतिक्रमण की हुई इमारतें या होटल या घर वहाँ नहीं बने होते तो शायद नुकसान कम होता है। बहरहाल जो सुशील ने हमें समझाया किस तरह ये इलाका पूरा कटा हुआ है और मंदाकिनी नदी का की एक घाटी, केदार घाटी में बना हुआ है ये मंदिर, और जहाँ हज़ारों सैकड़ों सालों से लोग आ रहे हैं और हज़ारों सालों से ये नदी यहाँ बह रही है। लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान इस वक्त बढ़ गया इस बाढ़ में, जो पहले एक वीडियो तस्वीर में आप देख रहे हैं। खासकर कौन सा वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं सुशील, क्योंकि ये साल भर नहीं खुला होता रास्ता, ऐसे में क्या यही वक्त है जब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जब मौसम गर्म भी नहीं है, थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो चुकी है और इसी वजह से शायद नुकसान और बढ़ गया हो? जी महाराज, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगभग 5 से 6 महीने के लिए खुलती है, जब चारों धामों में बर्फ पिघल चुकी होती है, और ये अमूमन मई से लेकर के और सितंबर आखिर या अक्टूबर शुरू तक का समय होता है। इसी समय मैक्सिमम तीर्थयात्री ऊपर जाते हैं। इन तीर्थयात्रियों के लिए भी जो बेस्ट विंडो है, जो समय है वहां जाने का, वो है जब बरसात वहां ना हो। तो आमतौर पर बरसात जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर और अगस्त के अंत तक चलती है, सितंबर के शुरू तक चलती है। तो इस बार ये हादसा इसलिए भी बड़ा हुआ कि लोगों को अंदाजा नहीं था कि बारिश या मानसून इतनी पहले आ जाएगा, 2 हफ्ते पहले आ जाएगा। तो जो बारिश 2 हफ्ते बाद शुरू होनी थी वो 2 हफ्ते पहले शुरू हो गई। लोगों को इसका अंदाजा नहीं था और लोग हमेशा की तरह अनुमान लगाकर चल रहे थे कि वो 4 धाम यात्रा से ठीक ठाक लौट आएंगे। लेकिन पहले बारिश होने से तमाम रास्ते, तमाम सड़कें कट गई। इस तरह का एक बड़ा हादसा पूरी केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हो गया। और जो पूरा जिसको कहेंगे यात्रा सीजन है, वो इस बार और सिमटकर छोटा हो गया, यानी मई और जून के पहले दूसरे हफ्ते तक ही ये रहा और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा आपके सामने आ गया। उसके बाद थोड़ा सा वक्त बचता है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बीच का, जब लोग फिर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर 6 महीने के लिए ये चारों धाम लगभग 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये 6 महीने में 5 महीने होते हैं और 5 महीने में भी लगभग 2 से 3 महीना होता है जो बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए। और ये सुरक्षित समय था जिस समय लोग वहां गए थे, और उस समय अचानक इस तरह की घटना हो गई। ये मतलब एक दैवीय प्रकोप आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको एक दैवीय आपदा बोल सकती है, जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो नुकसान और बढ़ गया क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पर, और ये भी कि 2 हफ्ते पहले मानसून पहुँचा है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा इतना भयंकर हो सकता है ये सैलाब, जो पहाड़ों से पानी की तरह बरसेगा। वहाँ जहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, वहाँ जहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, और सैकड़ों सालों से 4 धाम की यात्रा का एक हिस्सा रहा है केदारनाथ का ये मंदिर, और वहाँ ज्योतिर्लिंग जो सुरक्षित है, लेकिन आसपास भारी तबाही इस वीडियो में आप देख रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में जिन जिन इलाकों में तबाही हुई है वहाँ कोई 62,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं, ऐसा मानना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल का कहना है कि ये अभी राज्य सरकार को अंदाज़ा भी नहीं कितनी बड़ी त्रासदी हुई है उत्तराखंड में। जैसे सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन करना पड़ा था, ऐसा करना ज़रूरी था, अभी ज़रूरी है। और आज मौसम साफ़ है, इसलिए इस तरह की तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। लेकिन अभी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ गांव के गांव बह गए हैं,
जो लोग ऊंचे इलाकों में बचकर बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच सकते हैं, जिसके इंतज़ाम अभी नाकाफ़ी हैं। सुशील बहुगुणा हमारे साथ बने हुए। सुशील, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे कई इलाके हैं उत्तराखंड में जहां पर एक सड़क जाती हो या एक पतली सड़क जाती हो, जहां शायद साल में 3 महीने 4 महीने रास्ता बंद भी रहता है, वो अपने आप में ही एक यूनिट की तरह वहाँ लोग रहते हैं। ऐसे में कितना और मुश्किल हो जाएगा रेस्क्यू काम करना, बचाव का काम करना, क्योंकि इन तस्वीरों से हमें समझ में आ रहा है कि तबाही जो है बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी है। जी महराज, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इलाका है, अगर आप दिल्ली देश की राजधानी से इस इलाके को जाने वाली सड़क देखें तो एक प्रमुख रास्ता जो है वो NH 58 है, नेशनल हाईवे 58, जो दिल्ली से माना तक जाता है। माना चीन का बॉर्डर है, जहां से आगे चीन तिब्बत शुरू हो जाता है। इस पूरे हाईवे पर आगे जाकर के जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, सड़कों के टूटने की आशंका बहुत ज्यादा बन जाती है, खासतौर पर बरसात के मौसम में। अच्छा, ये NH 58 आगे जाकर के 2-3 हिस्सों में बढ़ता है, खासतौर पर रुद्रप्रयाग से एक हिस्सा केदारनाथ की तरफ जाता है, एक रास्ता बद्रीनाथ की तरफ जाता है। इस बार हुआ यह है कि बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी कई जगहों पर कट गया है, केदारनाथ जाने वाला रास्ता भी रुद्रप्रयाग से आगे कई जगहों पर कट गया है। रुद्रप्रयाग से आगे एक जगह है तिलवाड़ा, एक जगह अगस्त्यमुनि, विजयनगर, चंद्रापुरी, सिल्ली, ये इलाके लगभग बहुत बड़ा 40 से 50% हिस्सा इन इलाकों का इस बार बह करके नदी में मिल गया है। यानी 50 सैकड़ों मकान, वहां पर दुकान, सारे के सारे बह करके पानी में मिल चुके हैं। और वहां रहने वाले लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, उनको समय पर पता लगा तो वो ऊपर सुरक्षित इलाकों में चले गए। लेकिन खास तौर पर सैलानी जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, या जो लोग कोशिश करके भी वहां से आगे नहीं जा पाए, वो इस आपदा का शिकार हो गए हैं। तो ये NH 58 लाइफलाइन है इस पूरे इलाके में जाने की। और इस वक्त स्थिति ये है कि NH 58 कम से कम 25-30 जगहों पर टूटी हुई है, और उसको वापस दुरुस्त करने में आपको महीनों लग जाएंगे। यानी आप सड़क के रास्ते से इन इलाकों में आपदा पहुंचाना की अभी सोच नहीं सकते। आपको वायु मार्ग से, हेलीकॉप्टर के जरिए ही आपदा पहुंचानी पड़ेगी, और लोगों को या तो हेलीकॉप्टर के रास्ते से मुख्य मार्गों पर लाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर जैसी जगहों पर, या फिर आपको उन्हें जंगलों में शॉर्टेस्ट रूट से लेकर के आना पड़ेगा, जिसके लिए सुरक्षा बलों को और पर्वतारोहण में लगे हुए दलों को पूरी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। तो ये दुर्गम परिस्थितियां हैं जिसमें राहत और बचाव दल के लोगों को काम करना पड़ रहा है। ऊपर से कई गांव ऐसे दुर्गम इलाकों में हैं जो इस आपदा के दौरान भयानक सैलाब का शिकार हुए होंगे। वहां तक पहुंचने की बात अभी शायद सोची भी नहीं होगी। अभी सबका ध्यान मुख्य यात्रा। बिल्कुल सुशील, जो आपने बात की, वही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब बचाव करने पहुंच रहे हैं तो या तो हेलीकॉप्टर से उठाकर लाना होगा लोगों को, या ऐसी राहत पहुंचानी होगी कि वहां वो कुछ दिन सुरक्षित जीवन जी सकें, तब तक रास्ते रिस्टोर हो रहे हैं, या फिर और दूसरी तरह की मदद पहुंच रही है। सुशील बहुगुणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो हम देख रहे हैं केदार वैली का, केदार घाटी का, जहां पर केदारनाथ का मंदिर है, और आसपास सिर्फ तबाही का मंजर।